हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे थे क्रैश कोर्स डे 1 पढ़ लिया था हमने कि उसमें पढ़ा था सेट। आज हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का ये फर्स्ट लेक्चर है, सेकंड लेक्चर भी आएगा इसका। ठीक है, क्योंकि थोड़ा लंबा चैप्टर है ये, उसमें 2 लेक्चर में बनाएंगे। ठीक है, आज ट्रिग्नोमेट्री का जो हम फंक्शन पार्ट है उसको पूरा पढ़ लेंगे। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे पहले बिना टाइम खराब करे हुए सबसे पहले मैं एंगल की बात कर लेता हूं। किसकी? एंगल की बात। अब एंगल होता क्या है इसको पढ़ लेते हैं। एन एंगल इज द फॉर्म्ड व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस और रे मीट एट ए कॉमन एंड पॉइंट। द कॉमन एंड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एन एंगल। यानी कि होता क्या है वो देख लेते हैं। ठीक है, एक ये रे है, ध्यान से देखिएगा, इधर बना लेता है। एक ये रे है और एक ये रे है, ध्यान समझिएगा। और इसके बीच में एक एंगल बनेगा। ठीक है, इसको मान लेते हैं O, इसको मान लेते हैं मैं A और इसको मान लेता हूं मैं B। समझो ध्यान से, इस लाइन को मैं बोलता हूं, इस लाइन को मैं बोलता हूं टर्मिनल लाइन और इस लाइन को बोलता हूं मैं इनिशियल लाइन। ठीक है ना, समझ में आ गया? इस लाइन को क्या बोलूंगा? इनिशियल लाइन। और इस लाइन को क्या बोलूंगा? टर्मिनल लाइन। इनके बीच में जो एंगल जो ये बनता है उसको एंगल बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। जो ये हमारे पास लिखा है, एक मिनट, वर्टेक्स। समझ में आ गया? इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल लाइन, इसको बोलेंगे इनिशियल लाइन और इसको बोलेंगे वर्टेक्स। दूसरी कंडीशन ये है कि जो एक एंगल होता है वो कितनी भी डिग्री का हो सकता है। अब ये बात सुन के आपको थोड़ा अटपटा तो लग रहा होगा, सर हमने तो एक 360 डिग्री का पढ़ा था। लेकिन बेटा वो एक कंप्लीट एंगल होता है। ठीक है ना, मैं यहां से गया और यहां पर आके रुक गया। समझ में आ रहा है? अगर मैं यहां से चला और यहां पर आके रुक गया तो वो एक कंप्लीट एंगल हो गया। और कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। ठीक है, यानी 360 बोलते हैं। यानी कि अगर मैं 360 से फिर आगे गया, फिर आगे गया, फिर आगे गया, तो एक एंगल तो कितनी भी डिग्री का हो सकता है ना। ठीक है ना, तो हम एक चीज नहीं सीखेंगे कि जो एक एंगल होता है वो कितनी भी डिग्री का हो सकता है। यानी कि रियल वैल्यू उसकी हो सकती है -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। यानी कि अगर मैं पॉजिटिव और नेगेटिव एंगल के बारे में आगे बताऊंगा, अभी हमें ये देख लेते हैं। हाँ ठीक है, अब नेक्स्ट कर लेते हैं पॉजिटिव एंगल। किसको बोलते हैं? किसको बोलते हैं? पॉजिटिव एंगल। पॉजिटिव एंगल हमारे पास होता है, ए पॉजिटिव एंगल इज एन एंगल दैट इज मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि काउंटर क्लॉक भी बोलते हैं इसको। तो एंटी क्लॉकवाइज का तो कैसे होता है? घड़ी की सुई किस दिशा में जाती है ऐसे, तो वो क्या होता है? क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे। अगर मेरे पास ये कोई इनिशियल लाइन है, समझ में आ रहा है, और टर्मिनल लाइन ऊपर की ओर जा रही है, टर्मिनल लाइन ऊपर की ओर जा रही है ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो मेरे पास वो कौन सा डिग्री का एंगल बनेगा? सॉरी, पॉजिटिव एंगल बनेगा या नेगेटिव एंगल बनेगा? तो वो बनेगा पॉजिटिव एंगल। क्या बनेगा? पॉजिटिव एंगल। इसको मान लेता हूं मैं A, इसको मान लेता हूं मैं B और इसको मान लेता हूं मैं O। तो इस डायरेक्शन में जब भी एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो वो पॉजिटिव एंगल बने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव एंगल। अब नेगेटिव एंगल यानी कि ये इनिशियल लाइन है और ये टर्मिनल लाइन है। अगर टर्मिनल लाइन इस ओर आई, एक्स एक्सिस है, ठीक है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे गई तो वो क्या हो जाएगा? नेगेटिव एंगल, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एक्स एक्सिस के पॉजिटिव एक्स एक्सिस के ऊपर गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा? पॉजिटिव एंगल। ठीक है, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज। नेक्स्ट देख लेते हैं।
अब बेटा इसमें क्या होता है, जो एंगल को हम मापते हैं यानी कि इसको कैसे डिनोट करते हैं, उसके 3 मेथड होते हैं। कितने होते हैं? 3 मेथड। अब बेटा एक ये है, एक ये है, और ये वाला आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं ग्रेड में, ठीक है। ये होता है सेक्साजेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, ग्रेड सिस्टम, ठीक है। अब ये होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम की। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड सिस्टम फॉर measuring angle is the sexagesimal system, which is also known as common system or English system or degree system। यानी कि जितने भी हमने अभी सीखा था, तो वो कौन सा सीखा था? 10th क्लास में हमने सीखा था क्या कि डिग्री में हम एंगल को मापते हैं, ठीक है ना, देखते हैं, तो उसका क्या नाम था? सेक्साजेसिमल सिस्टम, ठीक है। अब हम देखेंगे इसमें सबसे पहले जो हमने पढ़ा था एक राइट एंगल, राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। एक राइट एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। 1 डिग्री इक्वल इसमें होता है 60 मिनट, और 1 मिनट इज इक्वल टू होता है 60 सेकेंड। अब सर ये मिनट और सेकंड क्या है? जो घड़ी की सुई वाले मिनट और सेकंड? नहीं बेटा, ये घड़ी की सुई और उसके नहीं है, मिनट और सेकंड। अब बेटा जैसे एक ही हमारे पास ट्रायंगल है, इसके बीच में कितना 90 डिग्री का एंगल बनना है सपोज दैट, तो इसके बीच में कितनी डिग्री होंगी? ये हमारे पास 0 से स्टार्ट होकर 90 तक होगी, यहाँ पर 1 आगे, 2 आगे, 3 आगे, 4 आगे, 5 आगे, यानी कि 90 डिग्री तक होगा। ऐसे ही अगर 1 डिग्री को मैं मापना चाहूँ तो 1 डिग्री में क्या हो जाएगा? मेजर करना चाहूँ तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? 60 सेकेंड हो जाएंगे। ऐसे ही मैं 60 सेकेंड 1 सेकेंड में मापना चाहूँ तो हमारे पास कितने हो जाएंगे? 60 मिनट हो जाएंगे। और उनको डिनोट करने का जो मेथड है, इसको डिग्री को ऐसे करते हैं हम डिनोट, सेकंड को ऐसे करते हैं, सॉरी मिनट को, और ये सेकंड को ऐसे करते हैं। समझ में आ गया? नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्या है? टाइप ऑफ एंगल। सबसे पहले मैं एक एंगल की बात करूं जो आपने बहुत पढ़ा होगा। अगर मेरे पास 0 डिग्री से बड़ा कोई एंगल है और 90 डिग्री से कोई छोटा एंगल है, तो उसको बोलते हैं क्या? जैसे मैं इसकी बात करूं, उसको क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल, यानी कि कुछ ऐसे करके होगा वो, ठीक है। या मैं सही बता देता हूं, ऐसे करके ना, ये 90 डिग्री नहीं होगा, ठीक है। इस एंगल को बोलेंगे हम एक्यूट एंगल। दूसरा मैं अगर बात करूं राइट एंगल, तो वो मेरे पास एक ऐसे करके बनेगा। राइट एंगल तो आप जानते ही हो, यानी कि थीटा डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। यहां पर मैं थीटा मान लेता हूं, ठीक है। नेक्स्ट मेरे पास कौन सा होगा? यानी कि अगर 90 से बड़ा और 180 से छोटा, तो वो कौन सा हो जाता है? ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट मैं लिख देता हूं सब। थीटा इज इक्वल टू 180 होगा स्ट्रेट एंगल। अगर मेरे पास अल्फा इक्वल 180 माइनस थीटा हुआ,
यानी कि मेरे पास 180 से बड़ा और 360 से छोटा, ठीक है ना। मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इसको, 180 से बड़ा और या ऐसे ही लिख देता है, ठीक है ना। तो एक रिफ्लेक्स एंगल आता है, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट होता है जो 360 डिग्री का होता है, ठीक है। ये कौन सी है, इनिशियल लाइन, और ये कौन सी है, टर्मिनल लाइन, जो एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हो। तो ये हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट एंगल, ठीक है ना। ये कंप्लीट एंगल हो गए। ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6, ये हमारे पास एंगल होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, सर्कुलर सिस्टम। अब बच्चों ये वाला जो सिस्टम है आपको ये पढ़ना पड़ेगा 11वीं क्लास में, ये नई चीज। इसमें क्या है बच्चों, देखो एक मेरे पास कोई एक सर्कल है, एक मैंने कोई सर्कल ले लिया यहाँ पे, ठीक है। अब मैंने यहां पर एक पॉइंट माना जिसका सेंटर बोल देंगे, और इसके और एक लाइन मैंने ये ले ली, ठीक है। अब लाइन ले ली और मुझे ये फाइंड करना है, ध्यान दे देना, ये फाइंड करना है। ये मेरे पास L है, ये R है, जो यहां पर थीटा आएगा, इसको ध्यान से समझने की बात है। जो मेरे पास यहां पर थीटा आएगा उसको रेडियन में पढ़ते हैं हम। बोले सर ये क्या नई चीज आ गई। हाँ बेटा, जो एंगल को नापने के क्या थे, पहले तो हमने डिग्री में पढ़ा था, अब रेडियन में पढ़ेंगे और रेडियन ही काम चलेगा, ठीक है। जैसे हम बोलते थे ये 30 डिग्री का एंगल है, ये 40 डिग्री का एंगल है, अब पढ़ेंगे π/2 डिग्री का एंगल है, सॉरी π/2 एंगल है, या π/2 रेडियन एंगल है, या हम पढ़ेंगे π/4 एंगल है, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम आगे बताएंगे आपको। अब बच्चों इसमें होता क्या है, मैं रेडियन में निकाल देता हूं। अब हमने क्या पढ़ा था, एक 10th क्लास का फॉर्मूला पढ़ा था हमने कि L इक्वल, जब इसका हम क्या निकालते हैं, सर्कमफेरेंस निकालते थे, L इक्वल 2πr मल्टीप्लाइड थीटा अपॉन 360 डिग्री। ये पढ़ा था नहीं पढ़ा था, हाँ सर। अब बच्चों देखो ये तो एक कांस्टेंट नंबर है, ये कांस्टेंट है, यानी कि L इक्वल r थीटा पढ़ ले, इसको मैं r थीटा लिख सकता हूँ। अरे हाँ ये ना, अगर मैं थीटा इक्वल L अपॉन r लिख दूं तो एक फॉर्मूला बन जाएगा। अरे हाँ या ना, फॉर्मूला बन गया। यानी कि जो यहाँ पर थीटा होगा उसको मैं रेडियन से डिनोट करूंगा, और इसको जैसे हम डिग्री को लिखते हैं ना 30 डिग्री, अगर मुझे रेडियन में डिनोट करना होगा तो 30C लिखना होगा, ठीक है ना। तो वो रेडियन में हो जाएगा, ओके। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, ठीक। अगर मैंने यहां पर एक यूनिट सर्कल ले लेते हैं, चलो ये लिया है ना, इसमें यूनिट सर्कल ले लेते हैं। एक मैंने यूनिट सर्कल ले लिया, ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने एक यूनिट सर्कल ले लिया, इसकी रेडियस कितनी है, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। और मैंने ये एंगल हमारे पास 1 सेंटीमीटर हो गया, और ये लेंथ भी 1 सेंटीमीटर ले ली, समझ में आ रहा है। ये भी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर। अब मुझसे ये एंगल पूछा है, एंगल कितनी डिग्री का होगा, तो थीटा इक्वल L की वैल्यू कितनी है, यानी कि R कितनी है इसकी, तो मैं लिख दूंगा इसमें R के मेरे पास 1 अपॉन, और R कितना है 1, इससे ये कैंसिल, यानी कि थीटा इक्वल कितना आ जाएगा 1 रेडियन। ये आपको लिखना होगा, समझ में आ गया। चलो अगर आपको ये नहीं पता लग रहा है तो यहाँ पे लिख देता हूं, L है एक मिनट शॉर्ट में लिख देते हैं, लेंथ ऑफ आर्क, और ये है मेरे पास रेडियस,
रेडियस। समझ में आ गया? ये समझ में आ गया। सी क्या है मेरे पास? रेडियन। इतना समझ में आ गया? मैंने सब चीज लिख दी, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझसे कहा जाए कि सर मैं एक सर्कल ले लेता हूं, मैंने एक सर्कल ले लिया, यहां पे एक इसका सेंटर माना, सेंटर जब माना मैंने, ये इसकी रेडियस है मेरे पास आर, सपोज दैट, और मैंने पूरा डिग्री इसका एंगल ले रहा हूं। ये इसकी लेंथ जो पूरी घूम के आ रही है, समझना, जो ये टर्मिनल लाइन है ये पूरा घूम के आ रहा है मेरे पास यहां पर। तो L मेरे पास कितना हो गया? सरकमफेरेंस हो गई, यानी कि 2 पाई r। समझ में आ रहा है? अब ये पूरा जब घूम के आया होगा तो मेरे पास थीटा डिग्री कितना हो गया होगा? 360 डिग्री, यानी कि 360 डिग्री। समझ में आ रहा है? और r क्या है मेरे पास? चलो r डैश लिख लेता हूं, r है। समझ में आ रहा है? अब फॉर्मूला जो मेरे पास होता है वो कितना होता है? एक मिनट बच्चों, चलो ऐसे रहने देता है। अब फॉर्मूला क्या होता है वो देखिएगा। फॉर्मूला मेरे पास होता है थीटा इक्वल L अपॉन R। ये होता है, L की वैल्यू कितनी है? 2 पाई R अपॉन R डैश मान लेते हैं, इसको R डैश माना था ना। इसकी वैल्यू कितनी है? R। थीटा की वैल्यू कितनी है? 360। समझ में आ रहा है? इससे ये कैंसिल, यानी कि 2 पाई इक्वल 360 हो गया, यानी कि पाई इक्वल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि हमने पढ़ा था पाई की जो वैल्यू होती है 22/7 या 3.14, अगर मैं डिग्री की बात करूं तो 180 डिग्री इसका आंसर होता है। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 180 डिग्री। नेक्स्ट, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं, सॉरी 2 से, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूं दोनों को तो कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अगर मैं इसको 4 से डिवाइड कर दूं तो हो जाएगा 45 डिग्री। अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। अगर मैं 6 से डिवाइड कर दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये हो जाएगा। अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 0 = 0 डिग्री। और मेरे पास क्या बचा? 30 हो गया, 40, 45, यही बचा। यही करते हैं हम, मेन वैल्यू तो यही होती है। अब बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं कि अब आप बोल रहे हो सर इसमें तो आपने सी नहीं लगाया, अगर रेडियन है तो बेटा इसमें सी लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर पाई में दिया है तो हम मान लेते हैं कि रेडियन में है। अगर सी लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना? तो अगर सी लगा दोगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अगर पाई में है तो उसको रेडियन में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमें दिया है, हाँ 11/12 दिया है, तो हम कुछ नहीं बोल सकते कि किस में दिया है आंसर, इसमें रेडियन लगाना जरूरी ही होगा, ठीक है ना? तो उसमें हम क्या लगाएंगे? रेडियन लगाएंगे। अगर पाई में वैल्यू दिया है तो वो रेडियन में ही होगा। नेक्स्ट, अब इसमें दिया है, हाँ अब इसमें क्या होता है, इसका मैं नॉर्मल बता देता हूँ, क्योंकि सिलेबस में नहीं है, कि 1 डिग्री का जो एंगल राइट एंगल होता है इसमें वो 100 ग्रेड का होता है, ऐसे हम लिख देते हैं। और फिर इसमें मिनट एक ग्रेड आती है, मिनट आता है, ऐसे हम आगे चलते जाते हैं, ठीक है? तो इसको सीखने की जरूरत है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट, हाँ अब इसमें आया है रिलेशनशिप, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। अब रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन, वो मैं अभी बता चुका हूं आपको सॉरी, मैंने अभी प्रूव किया था 2 पाई इक्वल 360, ये प्रूव किया था। यानी कि पाई इक्वल
कितना आ गया था 180, कितना आ गया था 180 डिग्री। तो अगर मैं यहां पर 1 डिग्री इक्वल कितना लिखूं 180 अपॉन क्या हो जाएगा पाई। अगर मैं अब यहां पर रेडियन है सॉरी, तो 1 रेडियन 180 डिग्री अपॉन, अब ये नॉर्मल पाई हो गया क्योंकि हमारे पास ये क्या रेडियन की वैल्यू हमने ले ली, तो हमारे पास क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू 22 मल्टीप्लाई 7, क्योंकि 22 अपॉन 7 ऊपर ले जाएंगे। इसको डिवाइड करो, जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो मेरे पास कितना हो जाएगा, इससे ये 90 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 11 क्या हो जाएगा बेटा हमारे पास 63 अपॉन 11। इसको डिवाइड करो 5, बच्चा कितना हमारे पास 55 हो जाएगा, हमारे पास 80 बचा शायद ना, हाँ 80। अब मेरे पास कितना हो जाएगा 7 हो गया, कितना 3 हो गया ना, एक मिनट रुक जाओ, 7 हाँ 3, फिर कितना हो गया ये 30, अब एक मिनट 55 हो गया, यहाँ पर कितना बचा था 80, अब हमारे पास 3 बचा, वो भी 3 डिग्री बचा, 11 तो जाएगा नहीं, डिवाइड होगा। तो बच्चों देखो मैं इसको मेथड बताऊं कैसे करेंगे। अब हमारे पास यहाँ पर 3 बचा, वो भी डिग्री का, अपॉन 11 डिग्री। अब इसको कैसे डिवाइड करें, अब इसको ना मिनट में चेंज कर लो आप, इसको 60 मिनट से मल्टीप्लाई करें, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 180 मिनट अपॉन, इसको डिवाइड करो तो मेरे पास कितना हो जाएगा ये डिग्री, फिर 1 यानी कि हमारे पास कितना बचा 40, ठीक है ना, तो 40 क्यों बचेगा 1 यानी कि हमारे पास हुआ ये 7 बचा, तो यानी कि 60 हो गया, और 60 अपॉन 11 यानी कि इससे मैं अगर डिवाइड करूं तो हमारे पास ये हो जाएगा 70 बचा, सॉरी 70 ना, एक मिनट मैं देख लेता हूँ 11, हाँ 70 बचा। अब 70 बचा, इसको मैं डिवाइड करूंगा तो 6 टाइम जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक है, बस सॉरी मिनट हो जाएगा। अब हमारे पास फिर 4 बचा, ये मिनट, इसको क्या कर लो सेकंड में चेंज कर लो, तो मेरे पास ये क्या हो जाएगा सेकंड में चेंज करने के बाद ये हो जाएगा 240 अपॉन 11। इसको आप डिवाइड करोगे तो 22 सेकंड आ जाएगा, यानी कि 1 डिग्री इक्वल, ये बेटा पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में, ठीक है, इसका यूज भी हो जाता है, ये आगे बहुत यूज होगा कि 1 रेडियन इक्वल होता है 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकेंड, ये आंसर होता है इसका, ठीक है। अगर मैं यहीं पे आपसे पूछूं कि 1 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, तो मैं अगर 1 डिग्री इक्वल पाई अपॉन 180 करूं, ठीक है ना, पाई अपॉन 180, तो 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा ये 22 अपॉन 7 अपॉन कितना हो जाएगा 180, यानी कि 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 11 अपॉन 7 मल्टीप्लाई कितना 90, 1 डिग्री इक्वल 630, 1 डिग्री इक्वल ये हो जाएगा 0.01746 रेडियन। इसको आप डिवाइड करोगे तो यही आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो ये दोनों जो वैल्यू है ये आपको याद होनी चाहिए, और ये भी आपको, इसका तो बहुत ही यूज होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द रेडियन, ठीक है, रेडियन में इसको चेंज करना है, और मेरे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो है कितना 25 डिग्री ये दिया है, यानी कि अगर मैं देखूं तो पाई इक्वल कितना था 180 डिग्री,
और 1 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा, पाई अपॉन 180। समझना ध्यान से, ठीक है ना। अब मुझे कितने की वैल्यू निकालनी है, 25 की। तो 25 की निकालनी है ना। अगर मैं 25 से इसकी मल्टीप्लाई करता हूं तो 25 डिग्री इज इक्वल टू 25 पाई अपॉन 180, यानी कि 25 डिग्री इक्वल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाएगा 5 पाई अपॉन 80 मल्टीप्लाई 2, ये हो जाएगा ना। यानी कि 25 डिग्री इक्वल, क्योंकि मैं इसको लिख सकता हूं बेटा 25 पाई अपॉन 180 मल्टीप्लाई 10 लिख सकते हैं ना। और इसको 5 से मैं डिवाइड करूंगा तो 5 और 2 आ जाएगा, यानी कि 5 पाई अपॉन 36, ये डिग्री में आंसर आ गया, सॉरी रेडियन में। अगर मैं इसको सॉल्व करूं सेकंड वाले को, तो सेकंड वाले को कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सेकंड क्वेश्चन है कि 47 डिग्री और 30 मिनट है। तो पहले मैं क्या कर लेता हूँ, इसको डिग्री में चेंज करूंगा मिनट को। तो मैं इसको माइनस, बाहर ही आ जाएगा 47 प्लस, देखो 30 मिनट है ना, अगर मैं इसको डिग्री में चेंज करूंगा तो मैं 60 से डिवाइड करूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, माइनस 47 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा 4, 9 प्लस 1/2, यानी कि कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 95 डिग्री अपॉन 2। कितना हो जाएगा, 95 डिग्री अपॉन 2। अब मुझे पता है कि 1 डिग्री इक्वल कितना होता है, पाई अपॉन 180, ठीक, मल्टीप्लाई, ठीक, मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, दोनों ओर मैं कर दूं माइनस का, 95 अपॉन 2, 95 अपॉन 2। अब इससे ये कैंसिल, तो हो जाएगा 1 और 19 पाई अपॉन 18 मल्टीप्लाई 4, कितना हो जाएगा 19 पाई अपॉन 70, ठीक है ना। और वो भी माइनस में आएगा इसका 95 अपॉन, कितना समझ में आ गया। अगर बच्चों में इसका एक फॉर्मूला ही बनाना चाहूँ डायरेक्ट, तो रेडियन इक्वल हो जाएगा पाई अपॉन 80 मल्टीप्लाई डिग्री, ठीक है ना। यहां पर क्या लिख देंगे, डिग्री, ठीक। इतना समझ में आ गया आपको, ये हमारे पास एक फॉर्मूला हो गया। चलो मैं पूरा लिख देता हूं, डिग्री, यहां पे लिख देता हूं रेडियन इक्वल पाई अपॉन 80 मल्टीप्लाई डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, डिग्री में चेंज करना है और ये रेडियन में दिया है। तो मैं पहले इस वाले को चेंज करके दिखा देता हूं, फिर इस वाले को चेंज, ठीक है, ठीक। अब मुझे फिर पता है पाई इक्वल 180 होता है, तो मुझे किस में चेंज करना है, रेडियन, डिग्री में चेंज करना है। तो 1 डिग्री इक्वल, एक मिनट, अगर मैंने इसको पाई में चेंज किया था तो मुझको किस में, इसमें डिग्री में चेंज करना था, एक मिनट, रेडियन में चेंज करना था, डिग्री में दिया था, ठीक है। और इसमें क्या है, रेडियन में चेंज करना होगा मुझको,
इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गई है। इसमें क्या होगा, मुझको रेडियन में चेंज करना होगा, रेडियन लिख लेते हैं यहाँ पे, रेडियन, और डिग्री में मुझको दिया है। एक मिनट, यहीं पे गलती हो गई बच्चों, इसमें दिया है फाइंड द रेडियन, ठीक है, डिग्री को मैंने रेडियन में चेंज कर दिया, और इसमें क्या फाइंड द डिग्री, सही है, कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो मैं क्या कर लेता हूं यहाँ पर, मुझको पता है कि पाई इक्वल 180, तो 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना हो गया मेरे पास, 180 डिग्री अपॉन पाई, ठीक। अब मुझे ये जो एक रेडियन की वैल्यू दी है, ये 1 रेडियन की आ गई, और मुझे कितनी दी है, 5 पाई बाई 3 की। तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ कि आपको जो दिख जाए सही से, ठीक है। तो मुझे इसकी वैल्यू दी है, अब मैं क्या कर लेता हूँ इसको, 5 पाई बाई 3 इक्वल 180 डिग्री अपॉन पाई मल्टीप्लाई 5 पाई अपॉन 3, इससे ये कैंसिल, ठीक है, यानी कि 180 मल्टीप्लाई 5 अपॉन 3, इससे ये कैंसिल, 60, ठीक है ना, मल्टीप्लाई 5 यानी कितना हो जाएगा ये 300 डिग्री, 5 पाई अपॉन 30, ये मेरे पास आंसर आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट मैं इसका देख लेता हूँ, ये आप डिनोट कर लेना और फिर इसका फॉर्मूला भी बना दूंगा। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला कि 1 डिग्री इक्वल कितना हो रहा है, 180 डिग्री अपॉन पाई। तो अगर मैं इसको, सॉरी रेडियन है ना, अगर मेरे पास कितना दिया 11/16, यहाँ पर सी होगा बेटा, तो 16 इक्वल क्या हो जाएगा 180 अपॉन पाई मल्टीप्लाई 11/16, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 180 अपॉन 22/7 मल्टीप्लाई 11/16, इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो हो जाएगा 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन 22 मल्टीप्लाई 11/16। बेटा अगर मैं इसको इससे डिवाइड कर दूं तो कितना हो जाएगा, ये 180 मल्टीप्लाई 7 अपॉन ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 16, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं कर लूँगा कि 90 डिग्री मल्टीप्लाई 7 अपॉन 16, फिर इसको इससे डिवाइड कर लेंगे तो हो जाएगा 45 मल्टीप्लाई 7 अपॉन कितना हो जाएगा 8, यानी कि 11/16 डिग्री इक्वल कितना हो जाएगा 5 3 कैरी यानी रिमाइंडर, सॉरी, और यानी कैरी बोलते हैं उसको, 7 3 31 अपॉन 16, ये मेरे पास किस में आ जाएगा, डिग्री में आंसर है। समझ में आ गया। बाकी आप देख लेना, कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक तो है नहीं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज द 3 सेंटीमीटर। तो मैं एक वॉच बना लेता हूँ अच्छी सुंदर सी, ये मिनट हैंड है यानी कि हम इसको रेडियस मान लेते हैं, कितनी है 3 सेंटीमीटर, और हाउ फार डज इट द टिप मूव इन 25 मिनट, यानी कि ये हमारे पास 25 मिनट चली, तो मेरा जो एंगल है वो रेडियन में निकल के आएगा, ठीक है। मुझसे ये पूछा है तो मुझे पता है कि आर की वैल्यू कितनी है मेरे पास, आर की वैल्यू है बेटा 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर है ना, और जो मिनट हैंड है वो कितना चली है 25 मिनट। जब 25 मिनट चली है तो मुझे पता है कि अगर वो 60 मिनट चलती है तो 2 पाई घूमती है भाई। अगर वो जो मिनट हैंड है अगर वो पूरा चक्कर लगाती है घड़ी का तो कितने 60 मिनट में लगाती है, यानी कि 2 पाई 360,
यानी कि और 1 मिनट है ना, और ये मेरे पास कितना हो जाएगा 1 मिनट इज इक्वल टू 2 पाई अपॉन 60, और 1 मिनट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, मैं 25 के निकाल देता हूँ डायरेक्ट, 25 मिनट इक्वल 2 पाई अपॉन 60 मल्टीप्लाई 25, ठीक है, ये 50 हो जाएगा, यानी कि 25 डिग्री इज इक्वल टू 50 पाई अपॉन 60, 0 से 0 कैंसिल, 25 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 6, ये आ जाएगा। ये किस में हो जाएगा, रेडियन में चेंज। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। यानी कि मुझे एंगल पता लग गया, रेडियस पता है, लेंथ निकाल देंगे। फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, थीटा इक्वल एल अपॉन आर, थीटा की वैल्यू कितनी है 5 पाई अपॉन 6, एल की वैल्यू निकालनी है, आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये कितनी है मेरे पास, एल की आर की वैल्यू 3, और जब मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कराऊंगा तो 5 पाई अपॉन 6 मल्टीप्लाई 3, यानी कि एल इज इक्वल टू 5 पाई अपॉन 2, ठीक है। अब ये तो पाई में आंसर आ रहा है, अब मैं पाई की वैल्यू रख दूंगा, बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। एल इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 3.14 अपॉन 2, इससे आप आंसर निकाल लीजिएगा, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, यूनिट इसके आगे आंसर लिख दीजिए क्योंकि लेंथ है, कुछ ना कुछ तो लिखना होगा। नेक्स्ट है मेरे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। अब ये होता क्या है, मैं एक राइट एंगल ले लेता हूं, राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। यहां पर मैंने क्या माना, ए बी सी, यहां पर कोई मैंने एक एंगल मान लिया थीटा, क्योंकि बेटा अगर मैं थीटा एंगल नहीं मानता हूं, नॉर्मल साइन कॉस टैन, ये तो आपको पता ही है 6 रेशियो होते हैं, इसमें मैंने लिख भी दिया है, तो उसको मैं यहां पर एंगल लिखने की जगह वो लिखना पड़ेगा साइन ऑफ एंगल ए, कोसाइन ऑफ एंगल ए, ऐसे लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं इसलिए यहां पर क्या मान लेता हूं, थीटा, और थीटा मान लेंगे तो साइन थीटा कॉस थीटा ये हम लिख सकते हैं बहुत आराम से। इसका भी लॉजिक होता है, ये क्यों लिखते हैं वो भी हमको पता होना चाहिए, ठीक है। अभी हमारा रिवीजन चल रहा है इसलिए नहीं बता रहे हम। यानी कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस होता है ना, एक मिनट, ठीक है। यहां पर क्या होता है, साइन, ये होता है ना पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, तो साइन कॉस टेन, और ये हो जाएगा कॉस एक्स सेक और कॉट, ये होता है। तो साइन क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, कॉस थीटा इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, और टेन थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cos x थीटा इक्वल टू क्या होता है, हाइपोटेनियस अपॉन पी, परपेंडिकुलर, और हमारे पास इधर क्या होगा सेक थीटा, सेक थीटा मेरे पास क्या हो जाएगा h अपॉन बी, और कॉट थीटा b अपॉन पी, ये हो जाएगा। अब बेटा ये हमारे पास होता है p परपेंडिकुलर, ये होता है हाइपोटेनियस, और ये हमारे पास क्या होता है बेस, ये हमारे पास 90 डिग्री का एंगल होता है। अब आपने एक पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी होगी, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है कि h का स्क्वायर इक्वल क्या होता है, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये इसके इक्वल होता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहीं कहीं हमारे पास ये भी लिखा होता है कि ए सी का ए बी का स्क्वायर इक्वल ए सी का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, बायोलॉजी केमिस्ट्री का स्क्वायर, ठीक है, तो ये भी लिख सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट, अब हमारे पास क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। हाँ, अब ये क्या होता है, इसमें मुझको दिया है कंसीडर ए यूनिट सर्कल विद द सेंटर एट ओरिजिन ऑफ द कोऑर्डिनेट
let P A comma B be any point on the circle with angle AOP equal x radian, length of arc AP equal x। ठीक है, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, ये मैंने एक सर्कल ले लिया, यहां पे कोऑर्डिनेट बना दिया। अब इसने बोला है कि यूनिट सर्कल है, यानी कि जो इसकी रेडियस है ये वाली, वो कितनी है, 1 सेंटीमीटर 1 मीटर जो भी मान सकते हो। और इसमें एक पॉइंट मान लेते हैं हम P, कहीं भी मान सकते हो, उसमें कोई लेना देना नहीं है। A कॉमा B मान लिया, इसको मान लेता हूं मैं O, इसको मान लेता हूं मैं A। अब उसने बोला है कि जो मेरे पास एंगल है AOP वो x है, कितना है x, और जो AP की लेंथ है ये वाली वो कितनी है, वो भी x है। अब मुझसे कहा है इसने कि वो भी जब x है तो मुझे पता है कि मैं अगर एक लाइन यहां से ले लूं बच्चों, एक लाइन मैं यहां से ले लेता हूं, तो मुझे पता है कि ये वाली जो लाइन होगी ये यहां से यहां तक वो कितनी होगी a, और यहां से यहां तक लाइन क्या होगी b, यानी कि साइन x, मैंने भी बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो क्या बेटा अगर ये 1 है तो ये 1 नहीं होगी, होगी कि नहीं होगी? तो मैं इसको लिख सकता हूं परपेंडिकुलर कितना है b अपॉन हाइपोटेनियस कितना है 1, यानी कि v इक्वल कितना आ जाएगा, साइन x। दूसरा cos थीटा इक्वल बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है 1, हाइपोटेनियस कितना है, एक मिनट, बेस 1 थोड़ी है, ये तो पूरा डिस्टेंस 1 है, बेस जो है b है, सॉरी a अपॉन 1, यानी कि a इक्वल मेरे पास कितना हो जाएगा, cos थीटा। समझ में आया? अगर मैं पाइथागोरस का इसमें यूज करूं, अगर मैं पाइथागोरस का यूज करूं तो इसकी डिस्टेंस कितनी है, 1। ध्यान समझना, ये 1 है तो 1 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस हाइपोटेनियस का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस v स्क्वायर इक्वल कितना आ जाएगा 1। a की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x इक्वल मेरे पास कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, अब ये भी 1 आ गया, चलो सर ये भी सही है, ये कहां से आता है 1, ये भी पता लग गया हमको। अगर मैं यहां से साइन स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर x लिख सकता हूं, ठीक है, और कॉस स्क्वायर x इक्वल में लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर x। ये 2 फॉर्मूले पता लग गए। नेक्स्ट मैं बता देता हूं, अगर मैं इसमें क्या करूं, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूं सबको, इस वाली इक्वेशन को, जब मैं कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा बच्चों तो मेरे पास क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x अपॉन कॉस स्क्वायर x इक्वल 1 अपॉन कॉस स्क्वायर x। ये मैं लिख सकता हूं। देखो बच्चों इससे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल sec स्क्वायर x। एक ही आ गया। अगर मैं 1 को इधर लेके जाऊं तो tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x माइनस 1। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो और इसको उधर लेके जाऊं तो 1 इक्वल sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x। क्या किया मैंने, इसको इधर लेके गए तो tan स्क्वायर x इसके इक्वल कितना हो जाएगा, 1। समझ में आ गया?
अरे इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही बच्चों हम क्या करेंगे, अभी मैंने कॉस से किया था, अभी मैं साइन से कर लूंगा तो कॉट का आ जाएगा, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूं। ठीक है, अब डायरेक्ट लिख देते हैं इसको। चलो, अगर मैं साइन से डिवाइड करूं तो हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स। ठीक है, और मैं उसको उधर लेके जाऊं तो कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस 1, और उसको भी उधर लेके जाऊं तो 1 इक्वल कॉस एक्स स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा। तो ये जितने भी फॉर्मूले हैं सब पता लग गए हमको। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या दिया है, वैल्यू दी है। वैल्यू क्या है ये तो मुझे कोई लिखवाने की जरूरत नहीं है, ये तो आपको ही पता होगा कि sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, ये तो लिखवाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्रैश कोर्स चल रहा है। ठीक है, तो इसको लिखवाने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट देख लेते हैं, साइन देख लेते हैं। हाँ ये सही, अच्छा है। अगर मेरे पास सपोज दैट एक सर्कल फिर बना लेते हैं, ध्यान समझना। यहां पे मेरे पास एक ओरिजिन पॉइंट है जो है 0,0। यहां से मैंने एक यूनिट सर्कल ही ले लिया, यानी कि 1 सेंटीमीटर है। उससे बच्चों कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना, बस इससे क्या है कैलकुलेशन हल्की हो जाती है। और यहां पर मैं एक लाइन ले गया और एक लाइन मैंने ऐसे खींच दी, समझना ध्यान से। ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, बेस, और ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस। देखो बच्चों मैं बताऊं आपको कि अगर मैं फॉर्मूला लिखना चाहूं तो क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर नेगेटिव वैल्यू भी दी, क्योंकि यहां इधर मेरे पास क्या होता है, ये देख लीजिएगा, इधर होता है प्लस कॉमा प्लस, इधर होता है माइनस कॉमा प्लस, और ये होता है माइनस कॉमा माइनस, और ये होता है क्या, माइनस प्लस कॉमा माइनस, ये होता है ना, समझ में आ रहा है। तो बच्चों यहां पर जो वैल्यू होगी ये वाली, देखो ये मैं आपको बता दूं, जैसे मेरे पास ऐसे कुछ बना है, तो ये वाली जो लेंथ है वो वाई एक्सिस की, और ये लेंथ किसकी है, एक्स एक्सिस की, ठीक है ना। जब ये एक्स एक्सिस की है, वाई एक्सिस की है, तो मेरे पास क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, तो ये तो पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, यानी कि साइन जो भी कंडीशन है, हाँ मैं इसको समझा रहा था। अगर यहां पर मैं आया ऐसे करके, सपोज दैट ऐसे करके मैं आया, तो ये कितना हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, क्योंकि लेंथ माइनस में है इधर, ठीक है ना, एक्स एक्सिस के। लेकिन बेटा जब भी मैं हाइपोटेनियस निकालूंगा वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। बोले क्यों सर, क्योंकि मैं इसका स्क्वायर करूंगा तभी तो हाइपोटेनियस निकलेगा, और वो हमेशा पॉजिटिव ही आता है। हाइपोटेनियस कभी नेगेटिव देखा है नहीं ना, तो पॉजिटिव ही आएगा। तो हम निकाल सकते हैं। देखो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, सब ये पॉजिटिव, देखो ये तो पॉजिटिव ही होगा हमेशा, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ठीक है ना। तो जब ये तीनों पॉजिटिव हैं तो यहां पर सभी ही जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो सभी ही प्लस के होंगे, ठीक है। अगर मैं यहां पे बात करूं दूसरी में, ऐसे करके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो जहां पर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की काउंटिंग हो रही होगी वो केवल पॉजिटिव होंगे, क्योंकि यहां पर दो पॉजिटिव है ना बस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, बाकी तो सब नेगेटिव होंगे। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस ओनली किस में आते हैं, साइन थीटा में और कॉसेक्स थीटा में, समझ में आ गया। अगर मैं इसकी बात करूं ऐसे करके, तो देखो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जहां पर देखो नेगेटिव नेगेटिव अपॉन में डिवाइड में होंगे
तो पॉजिटिव बनाएगा। जहां पर परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात हो रही होगी वो पॉजिटिव होंगे। अब परपेंडिकुलर और बेस कहां पर होता है? tan थीटा और cot थीटा में, ये प्लस के होंगे इसमें। बचा कौन सा? अब यहां पर देख लेते हैं ऐसे करके, ठीक है ना, आगे तक ले जा सकते हैं, वो तो लेंथ है। तो ये कितना होगा? ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। अब जहां पर बेस और हाइपोटेनियस की बात हो रही है वो पॉजिटिव होगा, यानी कि क्या हो जाएगा? कॉस थीटा या सेक थीटा। समझ में आ गया? इतनी चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि कहां पर नेगेटिव होती है, कहां पर पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इसका फॉर्मूला बताऊं आपको तो एक फॉर्मूला भी है इसको याद करने का, इसका है ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी, ठीक है। इसको मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट मान लूंगा, इसको मैं सेकंड क्वाड्रेंट मान लूंगा, इसको मैं थर्ड क्वाड्रेंट मान लूंगा, इसको मैं फोर्थ क्वाड्रेंट। देखो फर्स्ट सेकंड थर्ड होता है ना, यहाँ पे मैं फर्स्ट हो गया, यहाँ पे सेकंड हो गया, यहाँ पे थर्ड हो गया और यहाँ पर फोर्थ हो गया। समझ में आ गया? इतनी चीज समझ में आई, इसमें तो कोई दिक्कत। ऑल का मतलब सभी जितने भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होते हैं 6 के 6। स्टूडेंट का मतलब है कि साइन और कॉसेक्स जो उसके अपॉन में अपोजिट है, टेन और कॉट, कॉफी मतलब कॉस और सेक। समझ में आ गया? अब बेटा अगर मैं इसमें सिंबल की बात करूं, सिंबल की, जैसे मेरे पास दिया होता है साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, सेक माइनस थीटा, कॉसेक्स माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, कॉट माइनस थीटा। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इनका आंसर क्या आता है वो देखिएगा। अगर मैं इसमें लिखूं बेटा, इसका आंसर आता है माइनस का साइन थीटा, इसका आता है कॉस थीटा, इसका आता है सेक थीटा, इसका आता है कॉसेक्स थीटा, माइनस का, इसका आता है माइनस का टेन थीटा, इसका आता है माइनस का कॉट थीटा, ठीक है, ठीक, माइनस का कॉट थीटा। अगर मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करूं कि सर ये आते कहां से हैं वो देख लेते हैं। मैंने क्या बताया था कि नेगेटिव एंगल होगा तो थीटा नेगेटिव में जाएगा, यानी कि मैं एक्स एक्सिस ये है, अगर मैं इसके नीचे एंगल ले लेता हूं ऐसे करके, ये करके, तो मेरे पास ये नेगेटिव होगा और ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, ये तो हमेशा पॉजिटिव होता है। और मैंने एंगल लिया है ऐसे, यानी कि माइनस ऐसे जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि माइनस थीटा में जाएगा तो माइनस थीटा, यानी कि साइन माइनस थीटा, माइनस का साइन थीटा, ठीक है ना, क्योंकि मेरे पास ये क्या होता है, नेगेटिव होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर नेगेटिव में, हाइपोटेनियस को पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव होगा। लेकिन एक ये दो कंडीशन ऐसी हैं कि ये पॉजिटिव ही होंगे। क्यों? क्योंकि बेस अपॉन हाइपोटेनियस है। क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, इसलिए हमारे पास क्या होंगे, ये दोनों पॉजिटिव होंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है, हाँ, अब इसमें क्या होता है बच्चों, जैसे बहुत बड़ी वैल्यू आ गई, जैसे मैं मान लूं कि cos 1200 आ गई, cos 1200 डिग्री के वैल्यू निकालनी है, तो उसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? सर हमने तो अभी 90 तक ही सीखी है, तो बहुत बड़ी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं उसके बेस पे। तो देखो इसमें मैं शॉर्ट मेथड में बता देता हूं कि कैसे करेंगे शॉर्ट में, बाकी तो इसका पूरी कथा है आधे घंटे की कि कैसे कैसे निकालते हैं हम। मैं इसको शॉर्ट में बता देता हूं। अगर मुझे 180 प्लस माइनस थीटा, थीटा के प्लेस में कुछ भी हो सकता है, एंड 360
प्लस माइनस थीटा होता है तो फंक्शन नो चेंज होता है। ये रट लेना। दूसरी इसका ट्रिक है कि 90 प्लस माइनस थीटा एंड 270 डिग्री प्लस माइनस थीटा में फंक्शन चेंज होता है। ठीक है, अब मैं इसको रेडियन में लिख देता हूं, अभी तो डिग्री में था। इसको लिखूंगा पाई, इसको लिखूंगा मैं, इसको मैं लिखूंगा पाई, इसको लिखूंगा 2 पाई, इसको मैं लिखूंगा पाई बाई 2 और इसको लिखूंगा 3 पाई बाई 2। ठीक है ना, इसको मैं लिखूंगा 3 पाई बाई 2, इसको लिखूंगा 2 पाई, इसको पाई, इसको पाई बाई 2। तो इसमें क्या होता है, फंक्शन चेंज होता है। अब ये सर होता क्या है वो भी बता देता हूं। सर ऐसे तो समझ में आ नहीं रहा, ये चीज होती क्या है वो बताओ हमको। चलो मैं इसको ऊपर कर देता हूं। ठीक है, फंक्शन चेंज हो गया। अब फंक्शन चेंज किस किस में होगा वो भी देख लो। अगर साइन है तो वो चेंज होगा कॉस में, अगर मेरे पास कॉस है तो वो होगा साइन में चेंज। एंगल कुछ भी हो सकता है। दूसरा, अगर मेरे पास tan है तो tan चेंज होगा कॉट में और कॉट चेंज होगा tan में। अगर मेरे पास cos x है वो चेंज होगा sec में, अगर sec है तो वो चेंज होगा किसमें, कॉट में। ठीक है, अब ये सब चीज क्या होती है वो सुनो। अगर मुझे दे दिया है कि साइन 90 माइनस थीटा, या मैं लिख सकता हूं इसको साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा, किस में चेंज होगा बताओ इसका आंसर। सर इसका आंसर तो कैसे बताएं, सुनो। पाई बाई 2 प्लस माइनस थीटा, यानी कि प्लस हो या माइनस हो फंक्शन चेंज होगा। ठीक है, सबसे पहले मैं इसको देख लेता हूं कि यहां पर कितना साइन है। साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। सबसे पहले मैं यहां कॉस लिख लेता हूं। है क्या यहां पर थीटा। अब 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में। भाई यहां पर 0 होता है, 90 होता है और 180 होता है। यहां पर कितना होता है 270, यहां पर 360। समझ में आ रहा है, यानी कि 90 माइनस थीटा, अगर 90 में से बेटा कुछ भी कम हो रहा है, कुछ तो कम हो रहा है ना, कुछ भी, तो हमारे पास कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, फर्स्ट में। भाई कंडीशन क्या होती है, 0 से बड़ा 90 से छोटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। तो यानी कि 90 माइनस थीटा कुछ भी वैल्यू कम हो रही है तो किस में आ जाएगा, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएगा। समझ में आ रहा है, यानी कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो फर्स्ट में साइन किसका होता है, पॉजिटिव, तो यहां पर भी पॉजिटिव लगा दो। नेक्स्ट समझो, अगर मेरे पास दे दी जाए cos 90 प्लस थीटा, तो इसको देखो 90 प्लस थीटा रहने दो, पाई बाई 2 में चेंज कर ही लोगे आप। अब cos 90 प्लस थीटा है, पहले 90 देखो क्या फंक्शन चेंज होगा, होगा सर। cos किस में होगा, साइन में, थीटा है साइन थीटा। पहले तो ये केस खत्म करो। फिर दूसरा सर इसमें एक चीज भी हमको पता लग रही है कि 90 है तो फंक्शन चेंज तो हमने कर दिया। अब 90 प्लस थीटा है, यानी कि 90 ये इस वाले क्वाड्रेंट से कुछ तो आगे गया, वो 90 प्लस है ना। चाहे मैं कहता हूं 0.000001 जोड़ा है उसने, लेकिन कुछ तो जोड़ ही दिया ना। जब कुछ जोड़ दिया तो ये किस में आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में केवल कौन से होते हैं, साइन। वो बताया था फॉर्मूला, ऑल स्टूडेंट टेक कॉपी। मतलब स्टूडेंट एस साइन और कॉस एक्स आएगा, यानी कि साइन और कॉस एक्स आएगा, लेकिन ये कितना है कॉस, तो यहां पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, माइनस होता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट tan 180 माइनस थीटा, ठीक है ना, 180 माइनस थीटा। अब माइनस थीटा यानी कि 180 से छोटा है, कुछ भी छोटा हो सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, बहुत अच्छी बात है। अब 180 में फंक्शन चेंज होता है क्या? नहीं होता है सर, आपने बताया था 180 में फंक्शन चेंज नहीं होगा। ऐसे ही लिख दो, tan का tan ही लिख देते हैं, tan थीटा, tan थीटा लिख दिया। अब यहां पर मैंने tan थीटा लिख दिया, लेकिन 180 माइनस थीटा में क्या होता है? साइन और cos x प्लस का होता है, लेकिन ये क्या है? tan, तो माइनस लगा दो यहां पर, आंसर, ठीक है। यहीं पे मैं बता देता हूं, और cot थीटा का, cot 180 प्लस थीटा, क्या फंक्शन चेंज होगा cot का? नहीं होगा, क्योंकि 180 आ गया। जैसे ही मैं 180 जाऊंगा तो क्या हो जाएगा? cot थीटा। लेकिन आप देख रहे हो कि 180 प्लस थीटा ये किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan और cot प्लस का होता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्लस थीटा आ जाएगा। नेक्स्ट sec 270 माइनस थीटा, cos x 270 प्लस थीटा, ये मान लेते हैं। अब बच्चों आप बता रहे हो कि sec है और 270 माइनस थीटा है, लेकिन ये कौन से क्वाड्रेंट में है? थर्ड में। sec चेंज होगा क्योंकि 270 है, 270 में तो फंक्शन चेंज होता है, यानी कि मेरे पास क्या हो जाएगा? sec किस में चेंज होगा? cos x में। नेगेटिव होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये कितना हुआ है? 270 माइनस थीटा है, और ये किस में आ रहा है? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में किस में क्या होते हैं? tan और cot, यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। समझ में आ रहा है? यानी कि यहाँ पर माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ही माइनस आएगा। समझ में आ गया? देखो अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर क्वेश्चन में उसको ही मैं तो यूज उसको ही करता हूँ, क्योंकि उससे हमारे क्या होते हैं? क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व हो जाते हैं। जिससे कितनी भी बड़ी आपको कैलकुलेशन दी है, आप हर एक को किस में तोड़ना चाहो? 2 sec पाई प्लस थीटा करो, साइन 2 पाई प्लस थीटा, कॉस 2 पाई प्लस थीटा, sec हो गया, cot 2 पाई प्लस थीटा। देखो सबसे ज्यादा इसमें बेनिफिट क्या होता है? 2 पाई है, फंक्शन नो चेंज। 2 पाई प्लस थीटा यानी कि 2 पाई 360 से ऊपर जा रहे हैं, यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, यानी कि ना माइनस लगाने की जरूरत, ना प्लस ही होते हैं सब, माइनस लगाने की जरूरत ही नहीं है। डायरेक्ट लिख दो sec थीटा, इसमें भी क्या लिख दो? sin थीटा, इसमें क्या लिख दो? cos थीटा, और इसमें क्या लिख दो? cot थीटा। नहीं माइनस प्लस की झंझट, नहीं फंक्शन चेंज करने की जरूरत, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है अगर 2 पाई प्लस थीटा आपको लिखना हो। इसमें हमारे पास क्वेश्चंस भी है, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है मेरे पास? फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, यानी कि मुझे जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है वो क्या है? cos 480, इसको मैं कैसे चेंज करूंगा? इसको बताओ। देखो यानी कि 2 पाई कितना होता है? 360। क्या मैं इसको लिख सकता हूं cos 2 पाई यानी कि 360 प्लस मैं कितना ऐड करूं? यानी कि 120 क्या हो जाएगा मेरे पास? कोई जरूरत नहीं है, जो यहां पर लिखा है वो लिख दो डायरेक्ट, cos 120। समझ में आया? अब भी नहीं पता है cos 120 की वैल्यू कितनी होती है? पता है क्या? नहीं पता है सर, 120 की वैल्यू नहीं पता है हमको। तो जब 120 की वैल्यू नहीं पता है फिर तोड़ लो इसको, cos 90 प्लस 30। अब सुनो, cos है 90 प्लस 30, कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में। cos प्लस का होता है नेगेटिव होता है, नेगेटिव होता है, यानी कि माइनस का
सॉरी पहले मैं स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ। पहले cos 90 है, फंक्शन चेंज होगा किस में होगा, साइन में 30। समझ में आ गया। अब ये बताओ कि ये निगेटिव होगा पॉजिटिव, क्योंकि 90 प्लस 30 है। 90 प्लस 30 मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में क्या कॉस प्लस का नहीं माइनस का होता है, इसलिए मैं क्या करूंगा यहाँ पर माइनस लिख दूंगा। तो मेरे पास अब तो वैल्यू पता ही है, क्या हो जाएगा 1/2, यही हमारे पास आंसर आ जाएगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट है बेटा cos x -2 0 0। समझ में आ रहा है। ठीक है सर। हाँ बच्चों मैं एक चीज और बता दूं, इसमें मुझको ध्यान आ रहा थोड़ा। ठीक है, अगर मेरे पास 2n पाई प्लस थीटा है, तो मैं ट्रिक बताई थी आपको, ध्यान हो तो। ये यहां पे मैं लिख देता हूं नोट। अगर मेरे पास कोई भी है टू नहीं n पाई प्लस थीटा दिया है और n ओनली इवन नंबर होना चाहिए, तब ही ये कंडीशन फॉलो होगी, कोई फंक्शन चेंज नहीं होगा। अगर यहां पर 3 पाई हो जाए तो कंडीशन चेंज हो जाएगी, फंक्शन चेंज नहीं होगा लेकिन प्लस माइनस में अंतर आ जाएगा। तो अगर इवन है तो उसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है ना, तो उसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, हाँ ये देख लेते हैं इसको कैसे करेंगे सर। सबसे पहले तो इसको माइनस को बाहर निकालो, क्योंकि ये cos x है, माइनस तो अंदर होता ही नहीं है। जब माइनस को मैं बाहर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का cos x 1 2 0 0 डिग्री, ठीक है ना, 1 2 0 0 डिग्री। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, क्लास 1 घंटे की हुई है बस अभी। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं, यानी कि 2 पाई है, 2 पाई को 2 पाई यानी कि 360, अगर मैंने यहां पर 3 से मल्टीप्लाई कर ली इसकी तो 0, क्योंकि 1200 है, अगर 4 से करूंगा तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर लेता हूं 0 8, ये हो जाएगा 10, ठीक है ना, यानी कि 3, ये कितना हो जाएगा माइनस का cos x 6 पाई प्लस कितना हो जाएगा 120, आई थिंक 120 ही होगा, 0 2 कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर 11 यानी कि 1, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0 12 1, हाँ ठीक है, यानी कि 120 हो जाएगा। फिर इसको भी चेंज करके लिख सकते हो 120 को। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर लेता हूं, इसको तो सीधे यही लिख देते हैं क्योंकि इवन नंबर आ रहा है यहां पर, यानी कि cos x 120 इक्वल माइनस का cos x 120 को फिर 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 90 प्लस 30, यानी कि मैं अब 90 प्लस 30, ठीक है, अब ये फंक्शन चेंज होगा, यानी किस में हो जाएगा sec में, sec 30। अब ये बताओ कि 90 प्लस 30 कौन सा क्वाड्रेंट में, सेकंड में तो प्लस का होता है, तो प्लस का ही रहेगा, माइनस जो पहले चलता आ रहा है वो ऐसे रह जाएगा। अब मुझे पता है कि इसकी जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है 2/√3, यानी कि आंसर आ जाएगा मेरे पास माइनस का 2/√3।
ठीक है, बाकी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है, सब सही है। ठीक है, नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखो। यानी कि अगर बच्चों इसमें थोड़ा दिमाग लगाने का है, मैं सबसे पहले तो एक बात समझ रहा हूं कि कॉस 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 स्क्वायर में दिए हैं, यानी कि फंक्शन चेंज करने के बाद में हमको कोई ना कोई साइन में मिल जाएगा। यानी कि अगर मैं इन दोनों को देखूं, ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो π/2 मिल जाएगा। हाँ बेटा देखो, अगर मैं इन दोनों को जो एंगल है उनको ऐड ही कर दूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, π/2। यानी कि अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो भी π/2 आ जाएगा। तो मैं इनको साथ में ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं, cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर 7π/16। ये हो गया। अब होगा क्या, इक्वल cos स्क्वायर π/16 प्लस cos स्क्वायर, क्या मैं इसको लिख सकता हूं π/2 माइनस का π/16। इस चीज को मैं ये लिख सकता हूं भाई, इसका एलसीएम ले लोगे तो यही आ जाएगा, है कि नहीं। हाँ ठीक है, प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस cos स्क्वायर π/2 माइनस का 3π/16। अगर बच्चों इसको सॉल्व करोगे तो यही आ जाएगा, समझ में आ रहा है। यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं बेटा cos स्क्वायर π/16 साइन स्क्वायर, क्योंकि ये देखो फंक्शन चेंज होगा, π/2 यानी कि 90 है, π/16 प्लस cos स्क्वायर 3π/16 प्लस साइन स्क्वायर 3π/16। ऐसे लिख सकते हैं। देखो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x क्या होता है, 1, इसकी वैल्यू 1, एंगल से कोई लेना देना होता नहीं हमको, इसकी वैल्यू 1, यानी कि आंसर कितना आ जाएगा, 2। यही हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इतना समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट क्या है, ये PYQ आया हुआ है, इसको देख लेते हैं। PYQ, अच्छा PYQ है, द नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट, यानी कि इस सेट में कितने एलिमेंट है वो फाइंड करना है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है वो देख लेते हैं। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, 3 cos 4 थीटा माइनस का 5 cos 2 थीटा 5 थीटा माइनस का 2 साइन 6 थीटा प्लस का 2, ये मुझको दिया है। ठीक है ना। अब बच्चों यहाँ पर 0 भी होगा, यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर 0 भी आ गया। ठीक है 0, तभी तो हम बता सकते हैं इक्वेशन सॉल्व करके। ठीक, नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं, हम कैसे करेंगे इसको सॉल्व वो देख लेते हैं। ये हो जाएगा बेटा 3 4 थीटा माइनस का, इसको मैं 2 पार्ट में, देखो 2 है ना, तो 2 और 3 पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस का 2 साइन की पावर 6 थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यानी कि 3 cos की पावर 4 थीटा माइनस का 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस, देखो इसमें से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं प्लस का, तो मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस 2, ये हो जाएगा साइन की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 0। देखो इसमें से अगर मैं 3
3 cos स्क्वायर थीटा। अगर मैंने यहां से कॉमन ले लिया, ठीक है, और यहां पर बच जाएगा मेरे पास cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 प्लस ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 sin की पावर 6 थीटा इज इक्वल टू 0। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको? लिख सकते हो सर। बेटा यहां से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इक्वल माइनस का 3 sin स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर थीटा प्लस इसमें से मैं क्या कॉमन ले लूं, 2 sin स्क्वायर थीटा, तो 2 sin स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन की पावर 4 थीटा इक्वल 0, ये आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहां पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं तो हो जाएगा 3 sin स्क्वायर थीटा प्लस नहीं आएगा, इंटू है, इंटू cos स्क्वायर थीटा प्लस का 2 sin स्क्वायर थीटा, यहां पर मेरे पास हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। गजब, ये 2023 में आया हुआ है बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप देख रहे हो बेटा तो ये cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, यहां पर साइन स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, अगर मैं यहां से डायरेक्ट ही इक्वल साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन ले लूं तो हो जाएगा माइनस का 3, ठीक है, और ये चीज तो कॉमन चली गई, प्लस का 2 साइन स्क्वायर थीटा इक्वल 0, ये आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया तो मैं क्या कर लेता हूं बच्चों, इक्वल एक ही बात चलता है, ठीक है ना, इक्वल 0 हमारे पास चल ही रहा है, तो मैं क्या लिख लूंगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आप देख रहे हो तो ये माइनस का आ जाएगा, यानी कि 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल 0। इतना तो समझ में आ गया होगा आपको बहुत अच्छे से, ठीक है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा एक बार मैं लिख लेता हूं 0। तो बेटा अगर मैं थीटा की वैल्यू 0 से, ये दिया ना इंटरवल, 0 से 2 रखनी है, तो एक बार थीटा की वैल्यू 0 रख लेता हूं, एक बार पाई रख लेता हूं और एक बार 2 रख लेता हूं, 3 वैल्यू ये आ गई। एक बार ये रखता हूं बेटा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा इक्वल 0। तो एक बार अगर मैं थीटा की वैल्यू कितना π/2 रख लूं और एक बार 3π/2 रख लूं, इस पे 0 आएगा, यानी कि मेरे पास कितना हो जाएगा, 2 सॉल्यूशन ये हो जाएंगे। ठीक है, अब साइन कितना है, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2, यानी कि साइन थीटा इक्वल प्लस माइनस 1/√2 आ जाएगा। देखो प्लस माइनस है ना, तो एक बार तो हमारे पास क्या आ रहा होगा, π/4 पे वैल्यू आ रही होगी और एक बार क्या आ रही होगी, π/4, और एक बार आ रही होगी 3π/4 पे प्लस में। ऐसे नेगेटिव में आ रही होगी, यहाँ पर 4 वैल्यू, एक बार प्लस में आएगी और एक बार नेगेटिव में आएगी, यहाँ पर 2 हो गई, यानी कि हमारे पास कितनी हो गई, हमारा 1 मिनट, कहीं तो गड़बड़ हो गई, ठीक है ना। यहां पर मेरे पास 3 आ गए, 1 मिनट, कुछ तो गड़बड़ हुआ, यहां पर 2 आ गई, 3 आ गई, यहां पर 2 आ गई, 5 और 4 9, ठीक है, 9 वैल्यू आ गई। समझ में आ गया ना, कितनी आ गई, 9 वैल्यू आ गई। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट आंसर है वो कितना है, 9 इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, 2024 का अच्छा क्वेश्चन है, क्या होगा, इज द सॉल्यूशन, और वैल्यू हमारे पास जो अल्फा की है वो कितनी लेनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की वैल्यू निकालनी है, और मुझको कितना लेना है, -π/2 से π/2,
तो बच्चों जो हमारे पास एक इक्वेशन दी है वो कितनी दी है, चलो और कलर से लिख लेते हैं, किसी से इससे लिख लेते हैं, येलो से दिखाई दे रहा है। हाँ तो मैं थोड़ा डार्क ले लेता हूँ इसको, तब थोड़ा दिखाई देगा, इसको ले लेते हैं। ठीक है, अगर मैं 4 cos थीटा प्लस का 5 sin थीटा लिखूं इक्वल 1, ये लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, 4 cos थीटा प्लस 5 sin थीटा, ये लिख लिया मैंने। मुझे वैल्यू निकालनी है tan की, तो मैं क्या कर लेता हूं, इसमें tan में ही चेंज कर लेता हूं सभी को। समझ में आ रहा है, इसको ही tan में चेंज कर लेता हूं। मैं क्या कर लूं, cos से डिवाइड कर दूं, हो तो उससे भी जाएगा कि साइन की वैल्यू निकल आएगी, फिर cos की वैल्यू निकल आएगी, फिर पाइथागोरस निकालेंगे, फिर ये हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है ना, तो ऐसे नहीं करेंगे हम। तो यहाँ पर बेटा अल्फा होना चाहिए, आई थिंक यहाँ पर अल्फा होना चाहिए, क्योंकि अल्फा में वैल्यू दी है ना, तो थोड़ा मिस्टेक हो गई यहाँ टाइप है, यहाँ पर अल्फा होना चाहिए। तो चलो वो तो बाद में देख लेंगे। अपॉन cos थीटा प्लस 5 sin थीटा अपॉन cos थीटा इक्वल 1 अपॉन cos थीटा। इससे ये कैंसिल, 4 प्लस 5 tan थीटा इक्वल sec थीटा। टेकन बोथ साइड स्क्वायर कर दें। जैसे ही मैंने स्क्वायर किया 16 प्लस 25 क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस का 5 20 40, यानी कि 40 tan थीटा इक्वल क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको सही से लिख लो, 25 tan स्क्वायर थीटा प्लस का 40 tan थीटा। अब बच्चों इसको मैं लिख सकता हूं प्लस का 16 लिख लेते हैं, चलो सही से लिख देते हैं, tan स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं। अरे हाँ ये ना, यानी कि अगर आप देखो तो 25 tan थीटा, इसको मैं इधर लेके आऊंगा, या मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं, इतना तो आप समझ ही लोगे। देखो 25 ये 10 ये है, यानी कि 24 थीटा tan थीटा हो जाएगा प्लस का 40 tan थीटा प्लस ये क्या हो जाएगा 15। अब अगर आप देखो तो ऐसी कोई फैक्टर नहीं बन रहे होंगे कि इसको मल्टीप्लाई करके तो आ जाए, इन दोनों की मल्टीप्लाई और ये क्या हो जाए 40 हो जाए। तो इसमें हम क्या लगाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूल, यानी कि C3 जरा चल लो। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, tan थीटा इक्वल क्या होता है, माइनस का b की वैल्यू कितनी है 40 प्लस माइनस रूट में b स्क्वायर यानी कि 16 0 0 माइनस का 4ac मल्टीप्लाई अपॉन 2a इज इक्वल टू माइनस का 40 प्लस माइनस 16 0 0 माइनस कितना हो जाएगा ये 60 24 मल्टीप्लाई करो 0 कितना हो जाएगा 4, ठीक है 12 और कितना हो जाएगा 13, इतना आ जाएगा हमारे पास। तो मैं इसको 0 6 24 और कितना हो जाएगा 12 और कितना हो जाएगा ये 40, ठीक है ये हमारे पास कितना हो जाएगा 48, ठीक है कैलकुलेशन तो सही होगी। अब मैं यहां से कर लेता हूं माइनस का 40 प्लस माइनस, देख लेंगे अगर मैं यहां से इसको सॉल्व करना चाहूं तो 4 0 कितना हो जाएगा 0, यहां से कितना आ जाएगा हमारे पास 6 और यहां से कितना आ जाएगा 5 1 यानी कि 100 अपॉन कितना हो जाएगा 48, ठीक है ना, यहां पर 4 होगा। तो मैं इसमें क्या कर लेता हूं माइनस का 40 प्लस माइनस, इसको जब मैं रूट से बाहर निकालूंगा तो 4 10 अपॉन 48, ठीक है
आई थिंक सो हो रहा होगा, ठीक है, उसका स्क्रीनशॉट ले लेना पहले। हाँ, अब मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो tan थीटा क्या हो जाएगा, माइनस का 40 प्लस माइनस, या मैं इसको क्या कर लेता हूं, डायरेक्ट ही 4 कॉमन ले लेता हूं। जैसे मैंने 4 कॉमन लिया, माइनस का 10 प्लस माइनस क्या हो जाएगा, रूट में 10 अपॉन 48, ठीक है ना। इससे tan थीटा माइनस का 10 प्लस माइनस रूट 10 अपॉन कितना हो जाएगा 12, यानी कि tan थीटा इक्वल माइनस का 10 प्लस माइनस रूट में 10 अपॉन 12, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें PYQ में क्या दिया है, पॉजिटिव दिया है। एक बार हमारे पास क्या दिया है, माइनस का 10 प्लस में रूट 10 अपॉन 12, ये आंसर दिया है उसमें, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से देख लेना कौन सा आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। बाकी कोई इसमें इतना वो नहीं है, सही आया आंसर 4AC अपॉन, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरे पास, बाई का। अब हमारे पास क्या है, साइन की वैल्यू देखनी है। साइन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो डोमेन ऑफ रेंज पता करना है। हमारे पास साइन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसकी जो डोमेन होती है क्या, रियल नंबर, जो डिग्री होगी रियल होगी, और रेंज क्या आएगी, रेंज होती है -1 से 1। नेक्स्ट इसको डायरेक्ट बता देते हैं। कॉस की जो डोमेन होती है वो होती है मेरे पास रियल, और रेंज कितनी होती है, रेंज कितनी होती है मेरे पास -1 से 1, ठीक है। तो मेरे पास ये है, तो बच्चों अब आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट है इसका जो डोमेन होगी वो होती है रियल, लेकिन 2n+1 π/2 नहीं होती है, और n बिलोंग्स टू होता है इंटीजर, ठीक है। और रेंज क्या होती है इसकी, इसका भी लॉजिक होता है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है। रेंज कितनी होती है, r। कॉट की जो डोमेन होती है, कॉट की डोमेन कितना होती है, r, सॉरी n पाई, और n बिलोंग्स टू होता है इंटीजर। रेंज होती है हमारे पास r। नेक्स्ट सेक की हमारे पास डोमेन होगी, सेक की डोमेन होगी r व्हाट 2n+1 π/2 नहीं होगी, और रेंज होगी r व्हाट -1 से 1 नहीं होगी। -1 और 1 हो सकती है, मैंने सेट में बताया था। इसका सिंबल क्या होता है, ये कौन सा होता है, ओपन इंटरवल होता है, इसका आइडिया बताया था मैंने। नेक्स्ट इसकी भी क्या होगी, डोमेन होगी इसकी भी r, लेकिन n पाई नहीं होगी, और n बिलोंग्स टू इंटीजर होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर होगी। और रेंज होगी मेरे पास, क्या होगी इसकी, r व्हाट -1 से 1 नहीं होगी, ठीक है ना, -1 से 1 नहीं होगी। नेक्स्ट देख लेता है। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस कैसे करते हैं, अच्छे क्वेश्चंस। क्या होगा, फाइंड द डोमेन ऑफ साइन 4x, यानी कि डोमेन इसकी वैल्यू क्या होगी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी जो डोमेन होगी वो r होगी, इसकी जो रेंज होगी वो भी क्या होगी, -1 से 1,
इसकी रेंज हम फाइंड कर लेते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मुझे दिया है 4 + 3 sin 3x। अब मुझे पता है कि जो sin x की जो रेंज होती है 3x की, वो होती है 1 से -1। मैं क्या करूं, 3 से मल्टीप्लाई करा दूं, 3 sin थीटा 3x < 3। अब देखो यहां पर 4 है तो 4 ऐड कर लो दोनों को, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1, 4 + 3 sin 3x कितना हो जाएगा 7। यानी कि जो इसकी रेंज आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 1 से 7। समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब sin 7 की। अब बेटा इसमें क्या होता है हमारे पास, आपने पढ़ा होगा कि sin 7 तो वैल्यू नहीं होती कोई, ठीक है ना, sin 7। तो मैं इसको जो फाइंड करूंगा तो मैं इसको लिख लूंगा बेटा sin 2π - 7 लिख सकते हैं, लेकिन नेगेटिव जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा sin 7 - 2π, क्योंकि ये नेगेटिव में आ जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये कौन सा फोर्थ कोऑर्डिनेट में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 2024 में आया हुआ है fx = 1/7 - 5x be the function defined on r, यानी कि रियल नंबर, देन द रेंज ऑफ द फंक्शन, यानी कि इसकी रेंज फाइंड करनी है। तो मुझे पता है कि sin x <(-1) > 1 होती है। गलत हो गया, क्या हो जाएगा, -1 > sin x <(1) ये होगी, यानी कि 1 से छोटी -1 से बड़ी होती है। अब मैं इसको देख लेता हूं, पहले माइनस से मल्टीप्लाई कराऊं। जैसे ही मैं माइनस से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो ये ना जितने भी सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे, ये तो आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, ये चेंज हो गए। अब मुझे क्या चाहिए, 7, मैं 7 सब में ऐड कर देता हूं। फाइव कर देते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या हो जाएगा यहां पर 8, 7 माइनस का sin 5x > 6, 6 ही होगा ना, हाँ यार 6 ही होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अपॉन में करके लेके आना है। जैसे ही मैं अपॉन में करूंगा फिर चेंज हो जाएंगे, तो 1/6 ग्रेटर देन 7 माइनस का sin 5x > 1/8। समझ में आ रहा है, यानी कि मेरे पास आंसर जो आ रहा है 6 से छोटा। कुछ गलत सा लग रहा है यार, अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करा दूं, एक मिनट मैं देख लेता हूं यहाँ इसको। क्या मैं इसको फिर ऐसे लिख सकता हूं कि -1 ग्रेटर देन sin 5x <= 1 लिख सकते हैं। अब मुझे 7 करना है, माइनस का 7 प्लस का 7 ग्रेटर देन 7 माइनस का sin 5x <= 1 + 7, यानी कितना हो जाएगा हमारे पास 6, 7 माइनस का sin 5x <= 8, ये आ जाएगा। अगर मैं इसको फिर चेंज करूं तो चेंज करने के बाद में मेरे पास क्या आ जाएगा, 1/8 सही है यार,
तो मैं इसको जो रेंज हो जाएगी मेरे पास A1/8 से बड़ी और 1/6 से छोटी, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 2024 में आएगा। नेक्स्ट है लेट द रेंज ऑफ द फॉलोइंग fx is equal to 1/2 sin 3x plus cos x x belongs to RB A, B if alpha and beta are the respectively the AM and GM arithmetic mean and geometric mean of A and B then find alpha upon beta, यानी कि अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अब मैं सबसे पहले इसकी फाइंड कर लेता हूं। बच्चे फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा प्लस वी कॉस थीटा, कॉस एन थीटा ऐसे दिया हो। ठीक है ना, अगर मुझे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है तो होती है रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। गजब। ठीक है, ए साइन थीटा प्लस वी कॉस थीटा लेस देन इज इक्वल टू रूट में ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर रख लेते हैं माइनस ए की वैल्यू कितनी है, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालूं केवल। ठीक है ना, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 3 थीटा साइन 3x प्लस कॉस 3x लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 1 + 1, यानी कि हमारे पास हो जाएगा माइनस का रूट ग्रेटर देन इक्वल क्या हो जाएगा बेटा साइन 3x प्लस का कॉस 3x लेस देन इज इक्वल टू √2। ठीक है, अब मैं अगर 2 ऐड कर दूं इसमें तो 2 माइनस का √2 लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x लेस देन इक्वल 2 प्लस √2। मैं अब इसमें अपॉन में चाहिए मुझको, जैसे ही मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो 1/2 माइनस √2 क्या हो जाएगा ग्रेटर देन 2 प्लस साइन 3x प्लस कॉस 3x क्या हो जाएगा 1/2 प्लस √2। इतना समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत समस्या परेशानी हो तो बोल दो, नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूं इसमें मैं कर लेता हूं, हाँ ठीक है ना, यानी कि जो मेरे पास जब x की वैल्यू इसकी जो रेंज आ जाएगी वो आ जाएगी 1/, क्योंकि इससे बड़ी होनी चाहिए ना 2 प्लस √2 1/2 माइनस √2, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, मैं लिख देता हूं, सॉरी ठीक है, ये मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए मैथ्स। ठीक है, आज हमने इतना पढ़ लिया, नेक्स्ट क्लास में और पढ़ेंगे। ठीक है, अगर ये हेल्पफुल वीडियो आपको लग रही हो, लेक्चर आपको समझ में आ रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को आगे सेंड करिएगा जो और स्टूडेंटों की हेल्प हो सके। थैंक यू।